तो हाना यूरू और बाकी सबको उनके नए घर में ले जाती है और यूरू और उसके डायमंड्स उसके घर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी वैसे घर नहीं देखे होते। तब हाना उन्हें उस घर के बारे में सब कुछ बताने लगती है और यूरू को उसका रूम दिखाती है, जिसे देखकर यूरू पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ततामी मैट लगा होता है, जिसे उसके विलेज में सिर्फ या तो आशा यूज करती थी या फिर किसी स्पेशल इवेंट के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था, जिस वजह से उसे ये बहुत ज्यादा लग्जरी लग रहा होता है। और वो हाना से पूछने लगता है कि क्या वो सच में उस रूम में सो सकता है। तब हाना के डायमंड्स आकर यूरू के मुंह पर पंजे मारते हैं, जिससे कि यूरू चीखने लगता है। तब हाना अपने दोनों डायमंड्स को इंट्रोड्यूस करती है और उनका नाम कोटेत्सु और जीरो बताती है, जिस वजह से यूरू के डायमंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनसे मिलकर कोटेत्सु और जीरो भी बहुत खुश होते हैं। तब डेरा भी आकर उन्हें हेलो करते हैं और बेचारे यूरू को ये यकीन नहीं हो रहा होता कि वो कुत्ते और बिल्ली डायमंड्स हैं, जिस वजह से वो दोनों ही यूरू के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से राइट यूरू को उन दोनों को रिस्पेक्ट शो करने के लिए कहता है और हाना बताती है कि उन दोनों को इकट्ठे ज़ैंको कोरो कहा जाता है। तो यूरू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो दोनों डायमंड्स हैं और थोड़ी देर बाद यूरू देखता है कि उनका फैमिली नेम डानो है, जो कि हाना का लास्ट नेम होता है। और क्योंकि डेरा की आइडेंटिटी दुश्मनों को पता लग चुकी होती है, तो इसलिए हाना को अपना लास्ट नेम यूज करना पड़ रहा होता है और हाना यूरू को भी उसी लास्ट नेम का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। रुको जरा, क्या तुम दोनों के पास फैमिली नेम्स है? क्या तुम दोनों रॉयल्टी हो? और इतनी देर से मैं तुम दोनों के साथ इतने आराम से बात कर रहा था। चिंता मत करो बच्चे, यहाँ पर सभी के लास्ट नेम होते हैं। ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है, असल में तो इसके पास पूरा का पूरा माउंटेन है। तो क्या इसका मतलब ये एक लॉर्ड है? अपनी बकवास बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस मेरी फैमिली की प्रॉपर्टीज हैं और इस टाइम उसे कोई मेंटेन नहीं कर रहा है और ऊपर से मैं तो उसे बेच भी नहीं सकती हूँ। तो क्या मैं वहाँ पर हंटिंग करने जा सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें हंटिंग के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। अब आगे का ये जरूरी क्यों है? यहाँ पर सब कुछ रूल्स के हिसाब से होता है और ऊपर से अगर तुम्हें उन मेटल हॉर्सेस को भी राइड करना है, फिर भी तुम्हें लाइसेंस की जरूरत होगी। तब यहाँ आशा अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है और एक एप्पल को थोड़ा सा छीलने में कामयाब हो जाती है, पर तब वो जैसे ही उस एप्पल को उड़ाने की कोशिश करने लगती है, वैसे उस एप्पल को छोड़कर उसके पीछे वाली जमीन उड़ जाती है। तब वहाँ पर कागामोरी फैमिली का लीडर गोंजो आ जाता है और आशा को मेहनत करता हुआ देखकर उसकी तारीफ करता है। तब आशा उसके यार्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए उससे माफी मांगती है, पर गोंजो उसे इसकी चिंता करने से मना करता है और जिन को उस मैस को क्लीन करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से जिन का डायमंड वहाँ पर गिरे हुए मलबे को खा लेता है। तब आशा गोंजो के वहाँ आने का कारण पूछने लगती है और हम देखते हैं गोंजो गैबी के लिए गिफ्ट लाया होता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और गैबी उसे बताती है कि उसे इन चीजों पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तब आशा गैबी से एप्पल खाने की बात करने लगती है, पर उसके पास एप्पल काटने के लिए चाकू नहीं होता, जिस वजह से जिन अपने डायमंड में से एक चाकू को निकालकर उसे दे देता है। पर गैबी उस चाकू से कटी हुई कोई भी चीज को खाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि उस चाकू के ऊपर किसी न किसी का ब्लड जरूर होगा। पर जिन उसे कहता है कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गैबी अब अपनी रिकवरी पर ध्यान दो और आशा मैं चाहता हूँ कि तुम गैबी के साथ ही रहो, क्योंकि तुम और तुम्हारा भाई माउंटेन से नीचे आ गए हैं और सभी को जल्दी ही इसके बारे में पता लग जाएगा, जिस वजह से बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे आएंगे और कागेमोरी क्लैन के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक तुम यहाँ पर रहोगी तब तक मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। और हाँ, तुम यूरू की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने जिन को उसे ढूंढने के पीछे लगा दिया है। तब आशा गोंजो की बात को समझ आती है, पर जिन ने कभी भी यूरू को देखा नहीं होता, जिस वजह से उसे आइडिया ही नहीं है कि आखिरकार वो दिखाई कैसा देता है। और गैबी भी कहने लगती है कि उसे उसकी पिक्चर ले लेनी चाहिए थी, पर तभी आशा अपने भाई का पोर्ट्रेट बना देती है, जिसे देखकर जिन को लगता है कि आशा अपने भाई को कुछ ज्यादा हैंडसम दिखाना चाहती है। तो गैबी भी उसका एक आर्ट स्केच बना देती है, जो कि सच में देखने में बहुत खतरनाक होता है। और गैबी के डायमंड ने भी एक स्केच बनाया होता है, जो कि जिन को ज्यादा अच्छा लगता है। तो जिन को समझ में आ जाता है कि उसे डेरा के बारे में पता लगाना चाहिए, जिस वजह से वो सारे के सारे स्केच लेकर वहाँ से चला जाता है। पर तभी आशा उसके पास आ जाती है और उसे बताती है कि उसके भाई के डायमंड्स के पास सेंस ऑफ स्मेल है, जिस वजह से उन्होंने उसके ब्लड से ये बहुत जल्दी पता लगा लिया था कि आशा यूरू की बहन है। तो गैबी के डायमंड ने उन दोनों का भी स्केच बनाया होता है और वो भी जिनको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ डेरा दाढ़ी काट के बाहर आ जाता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। और हाना ये देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि वही इकलौती ऐसी चीज होती है जो कि उसे उसके फेमस स्टार जेसन स्टैथम की याद दिला रही होती है, जिस वजह से वो डेरा को मरने के लिए कहती है। हमने अभी अभी शादी की और मेरी वाइफ ने अभी मुझ पे इंटरेस्ट खो दिया। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हमारा प्राइड और जॉय कहाँ भाग गया? अगर तुम यूरू की बात कर रहे हो तो वो घूमने गया है ताकि वो इस जगह को अच्छे से जान सके। क्या ये ठीक रहेगा? चिंता मत करो, उसके पास लेफ्ट और राइट है, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ ना, वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार मेरा हथियार कहाँ गया? मैंने तो उसे यही रखा था। तो हाना और डेरा दोनों को ये एहसास हो जाता है कि यूरू कुछ कांड करने गया है, जिस वजह से हाना को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि उसे इसी वजह से बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब यहाँ यूरू अपने डायमंड्स के साथ छत पे खड़ा होके सारी जगह को देख रहा होता है और उसे दिख रहा होता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। क्या तुम इस जगह को देखकर डर रहे हो? क्या तुम्हें ये लग रहा है कि इतनी
बड़ी दुनिया में एक सिंगल पर्सन को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के रास्ते जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो भी तुम्हें ही ढूंढ रही है। तो तुमने जैसे पहले ओशिरा सामा को सेंस किया था, वैसे तुम बाकी डायमंड्स को भी सेंस कर सकते हो ना। और राइट ने भी कहा था कि आसा का ब्लड बिल्कुल मेरे जैसा है, और ऊपर से डेरा के अकॉर्डिंग भी कागेमोरी क्लैन के पास बहुत सारे डायमंड्स हैं। तो इसलिए हमें ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स हो और वहाँ से मेरे ब्लड की स्मेल भी आ रही हो। तो राइट और लेफ्ट को सब कुछ समझ में आ जाता है, जिस वजह से वो दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिससे उनकी सेंस ऑफ स्मेल बढ़ जाती है और वो लोग यूरू को लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। तो अचानक से ऐसा होने की वजह से यूरू जोर जोर से चीखने लगता है और राइट और लेफ्ट को वो जगह मिल जाती है जहाँ से उन्हें आसा की ब्लड की स्मेल आ रही होती है। तब वो लोग जैसे नीचे उतरते हैं तब यूरू का उल्टियाँ कर करके बुरा हाल हो गया होता है और राइट उसे बताता है कि वो उस जगह पहुँच गए हैं जिसके बारे में उसने उन्हें बताया था। तो मास्टर, अगर वो हमारे सामने आए तो क्या हम उन्हें काट सकते हैं? तुम्हें नहीं लगता कि पहले हमें उनसे बात कर लेनी चाहिए? हो सकता है ना कि वो भी ओशिरा सामा की तरह फ्रेंडली हो। मास्टर, आपको डायमंड्स को ह्यूमंस की तरह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत अलग हैं और हम में से कईयों को तो किसी पर हमला करने के लिए रीजन की भी जरूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब मुझे उन डायमंड्स को बियर्स या फिर वाइल्ड बोर्स की तरह समझना चाहिए। तभी राइट को आसा की ब्लड की स्मेल नजदीक से ही आने लगती है, जिस वजह से वो लोग एक अंडरग्राउंड पार्किंग में चले जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर जिन और उसके साथी होते हैं जिन्होंने देरा की जगह की तलाशी ले ली होती है और उन्हें पता लग गया होता है कि देरा वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ यूरू और उसके डायमंड्स छुपकर उन लोगों को देख रहे होते हैं और राइट यूरू को थोड़ा ध्यान से रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि अगर उन्हें उसके बारे में पता है तो उनके डायमंड्स को भी इस बात का एहसास है कि वो लोग वहाँ पर हैं। तो अचानक से राइट और लेफ्ट को आसा की स्मेल आती है और वहाँ पर आसा को देखकर यूरू को विलेज की तबाही याद आ जाती है, जिस वजह से वो हथियार निकाल के आसा की तरफ भागने लगता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। तो राइट उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि वो आसा असली नहीं है। पर अब इसमें बहुत देर हो चुकी होती है और हम देखते हैं जिन का डायमंड आकर यूरू को अपने मुंह में कैद कर लेता है। तब हम देखते हैं जिन ने अपने पास आसा का एक ब्लड सैंपल रखा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यूरू के डायमंड्स के पास सेंस ऑफ स्मेल है। और अब क्योंकि आसा को देखकर यूरू ने ऐसे रिएक्ट किया होता है तो जिनको एहसास हो गया होता है कि वो आसा का भाई है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ हाना यूरू को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कह रही होती है और देरा भी इस बात पर एग्री करता है, क्योंकि यूरू को इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता, जिस वजह से वो किसी को हर्ट भी कर सकता है। वो सब कुछ तो अलग बात है, पर अगर कहीं वो हर्ट हो गया तब क्या होगा? रुको जरा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें बच्चों से नफरत है, तो आखिरकार तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो रही है? मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। तुम्हें पता है ना कि वो एक रजिस्टर्ड सिटीजन नहीं है। बिल्कुल सही कहा, पर एक सेकंड रुको, अगर वो सिटीजन नहीं है तो फिर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होगा, जिस वजह से हमें उसके सारे मेडिकल बिल्स को भरना पड़ेगा। तो ये सुनकर देरा ज्यादा घबराने लग जाता है और हाना अपने डायमंड जीरो को यूरू की स्मेल को सूंघकर उसे ढूंढने के लिए कहती है। तो जीरो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, पर उसे अपने मास्टर की बात माननी पड़ती है, जिस वजह से वो यूरू को ढूंढने चला जाता है। तब कोतेत्सु भी मैप के ऊपर जीरो को ट्रैक करने लगता है और देरा ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि हाना के डायमंड्स मॉडर्न टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब वो दोनों नोटिस करते हैं कि यूरू तो एक ही रात में टोक्यो पहुंच गया है, जिसे देखकर हाना हैरान हो जाती है और देरा को एहसास हो जाता है कि राइट और लेफ्ट ही उसे वहाँ पर लेकर गए हैं और वहाँ जाने का यूरू के पास कोई न कोई रीजन जरूर है। तुम्हें लग रहा होगा कि हम लोग पागल हैं, जो कि तुम दोनों ट्विंस के पीछे पड़े हैं, पर हिगाशी विलेज के एल्डर्स भी बहुत बुरे हैं। वो लोग इस टाइम अभी भी अटैक से उभर रहे हैं और तुम भागने पर फोकस कर रहे हो, जिस वजह से चीजें बहुत ज्यादा पीसफुल है। तो इसलिए वो लोग हम पर काउंटर अटैक नहीं करेंगे, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग यही सोच रहे होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि हम अपनी सिक्योरिटी को कम कर देंगे, जिस वजह से मैंने ये ट्रैप बिछाया था ताकि इसके अंदर कोई फंस जाए। पर हम तो सच में बहुत लकी थे कि डायरेक्ट तुम ही आके फंस गए, तो इसके लिए थैंक यू। तो यूरू जिनके डायमंड के दांतों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वो उन्हें खरोच भी नहीं लगा पाता। तो जिनका एक साथी हारुओ यूरू का नाम लेकर उसके डायमंड्स को बाहर आने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से राइट और लेफ्ट नोटिस करते हैं कि उन लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं है, पर वहाँ पर उस फिश के अलावा 4 और डायमंड्स हैं और वो उन्हें इस वजह से छुपा रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि राइट और लेफ्ट क्या करते हैं। तो वो दोनों सोच समझ के उनके सामने आने का डिसाइड करते हैं और सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो हारुओ उन्हें धमकी देता है कि अगर वो लोग करीब आएंगे तो वो उनके मास्टर को मार देंगे। पर तभी हारुओ नोटिस करता है कि राइट और लेफ्ट तो रुक ही नहीं रहे हैं, जिस वजह से वो इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उनका मास्टर उनके कब्जे में है। पर राइट और लेफ्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो लोग तो ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिरकार उन तीनों में से उन्हें किसे होस्टेज बनाना चाहिए, जिस वजह से लेफ्ट जिन को होस्टेज बनाने की बात करती है क्योंकि वही उनका इंचार्ज होता है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तब अपने सिर को ठंडा नहीं रख पाया था और इस वजह से मैं यहाँ फंस गया। कोई बात नहीं, पर अब वहीं आराम से रहो, क्योंकि ये फिश बहुत ज्यादा ताकतवर लग रही है, तो इसलिए जब तक ये तुम्हें कैद करके रखेगी तब तक हमें इससे लड़ना नहीं पड़ेगा। रुको जरा, आखिरकार ये लोग कह क्या रहे हैं, क्योंकि डायमंड्स तो अपने मास्टर को ऑर्डर देते ही नहीं है ना। तो हारुआ राइट और लेफ्ट को समझाने लगता है कि
उन्हें तो अपने माशों को बचाने पर फोकस करना चाहिए। तो आखिरकार वो लोग लड़ने के बारे में कैसे सोच रहे हैं, जिस वजह से वो दोनों उसे समझाते हैं कि उनके लड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तब वो दोनों उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और लेफ्ट राइट को समझाती है कि उनके पास हथियार नहीं है, जिस वजह से उन्हें ज्यादा बुरी तरह नहीं मारना है। पर राइट लेफ्ट को ये बात को खुद याद रखने के लिए कहते हैं। तब हम देखते हैं जिन अपनी फिश की मदद से वहाँ पर बहुत सारे हथियार मंगवा लेते हैं और गन्स को देखकर यूरू राइट और लेफ्ट को उनसे बचने के लिए कहने लगता है। पर हम देखते हैं उन गन्स का राइट और लेफ्ट पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो लोग स्टोन से बने हैं, जिस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तब आकियो उनके ऊपर शॉट गन से भी फायर करने लगता है, पर फिर भी उन दोनों को कुछ भी नहीं होता, जिस वजह से हारुओ उन लोगों के ऊपर बॉम्ब फेंक देते हैं और इनसे भी उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो राइट उन्हें चिढ़ाने लगता है, जिस वजह से जिन की फिश एक स्टोन को राइट के ऊपर फेंक देती है और आकियो एक स्टील रोड को लेकर लेफ्ट के ऊपर हमला कर देता है, पर लेफ्ट उसे उड़ाकर फेंक देती है और जिन जैसे ही राइट के ऊपर तलवार से हमला करता है वैसे ही वो तलवार टूट जाती है। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और तभी हारुओ आकियो को साइड हटने के लिए कहते हैं और अपने एक डायमंड को लेफ्ट के ऊपर फेंक देते हैं। तो हारुओ का एक और डायमंड राइट के करीब पहुंच जाता है और उसे नीचे गिराकर बहुत स्पीड से उसके ऊपर हमला कर देता है। तब वो डायमंड बहुत स्पीड से बार बार राइट के ऊपर हमला कर रहा होता है, जिस वजह से राइट लेफ्ट को उसकी मदद करने के लिए कहते हैं, पर लेफ्ट के ऊपर टोटवाइस ने पूरा भार डाला होता है, जो कि उसे बहुत ज्यादा हैवी लग रहा होता है और वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही होती। तब यूरू अपने डायमंड्स को बचाने के लिए वहाँ की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है और उसे लाइट को देखकर एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो अपने हथियार को टोटवाइस के ऊपर फेंक देते हैं और लेफ्ट उस टोटवाइस के भार से आजाद होके जिनके फिश के दांतों को तोड़ देती है, जिस वजह से यूरू बाहर आ जाते हैं और टूटे हुए दांत को आंखों की तरफ फेंकते राइट को वहाँ की लाइट को बुझाने के लिए कहते हैं और अपने हथियार को उठा लेते हैं। तो राइट वहाँ की सारी लाइटों को तोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और हारुओ का डायमंड उसे बताता है कि उसे एहसास हो रहा है कि यूरू के डायमंड्स धीरे धीरे उनसे दूर जा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें लग रहा होता है कि वो लोग वहाँ से भाग गए हैं। पर जिन ने आकियो के डायमंड्स को बाहर ध्यान रखने के लिए कहा होता है ताकि वहाँ से कोई बाहर निकल के ना जा सके। तो अचानक से उसे याद आता है कि हासन ने उसे कहा था कि उसका भाई एक खतरनाक हंटर है, जिस वजह से जिन को एहसास हो जाता है कि यूरू वहीं पर है और यूरू जिन के पैरों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जिन बच जाता है और अपनी फिश को लाइट को ऑन करने के लिए कहते हैं। तो लाइट ऑन होते ही यूरू ने जिन के गले पर हथियार रख दिया होता है और जिन के एक पैर के ऊपर भी कट लग गया होता है। तो यूरू के डायमंड्स भी वापस आ जाते हैं, जिस वजह से हारुओ उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो अपने माशों को खतरे में डालकर कैसे जा सकते हैं, जिस वजह से राइट उन्हें समझाता है कि ये उनके लिए बिल्कुल सही प्लान था। और यूरू पूछने लगता है कि सभी के मरने से अच्छा तो यही है ना कि कुछ लोग ट्रैप से बच के भाग जाएं, जिस बात पर जिन भी एग्री करते हैं। लगता है तुम लोग भूल गए थे कि दोनों ट्विंस में से यूरू वो है जो कि नाइट को कंट्रोल कर सकता है। डार्कनेस यूरू का हंटिंग ग्राउंड है, तो इसलिए ये हमारे बिना भी मैनेज कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें अपने मास्टर पे इतना भरोसा है। हमें उस पर पूरा भरोसा है और वैसे भी अगर यूरू फेल हो गया होता तो हम लोग उसकी मदद करने आ ही जाते, क्योंकि हम लोग तुम्हारी स्मेल को ट्रैक कर सकते थे। ऐसा तो होना ही था क्योंकि यूरू तुम विलेज में पले बड़े हो, जिस वजह से तुम्हें बैटल का ज्यादा एक्सपीरियंस है। तुमने कहा था कि तुम कागेमोरी क्लैन से बिलोंग करते हो, तो क्या तुम्हारे क्लैन ने ही हिगाशी विलेज के ऊपर अटैक करवाया था? तो जिन यूरू को बताता है कि इसके पीछे बस वही था, जिस वजह से यूरू को गुस्सा आ जाता है और हारुओ और आकियो को लगता है कि यूरू जिन को मारने वाला है, जिस वजह से वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर लेफ्ट उन्हें रोक देती है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि यूरू ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तब हम देखते हैं यूरू भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। तुम्हारे पास वो स्मोक सिग्नल वाला डिवाइस है ना, जिससे कि तुम लोगों के साथ दूर तक बात कर सकते हो, तो इसलिए अब उसे यूज करो और आशा को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाओ, क्योंकि मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड